रहे हो, जो कि इस वक्त मार्केट को डोमिनेट कर रही है। आप इस देश के 30वें सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो और हर घर के अंदर टीवी से लेकर फ्रिज तक हर प्रोडक्ट आप ही की कंपनी का है। बट फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी कंपनी लॉसेस में जाने लग जाती है, कर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और आपका 250 रुपए का शेयर प्राइस नीचे गिर के सिर्फ 20 रुपए पर आ जाता है। जरा सोचो आपकी क्या हालत होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और वहीं पर दूसरी तरफ आप खुद को जेल जाने से बचाने के लिए दिन रात कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। ये कहानी है वीडियोकॉन की, वो कंपनी जिसने इस देश का पहला कलर टीवी बनाया, वो कंपनी जिसने इस देश के हर एक घर में टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव पहुंचाया। जिस कंपनी का वैल्यूएशन एक जमाने में 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुआ करता था, आज वो कंपनी न सिर्फ बैंकरप्ट है बल्कि उस कंपनी के फाउंडर्स जेल जाने से कुछ ही दिन दूर हैं। लेकिन ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी कंपनी को रातों रात खत्म कर दिया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय ग्रो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 1955 में गंगापुर मिल से होती है, जिसकी शुरुआत मिस्टर नंदालाल धूत ने करी थी। जल्दी कुछ ही सालों बाद नंदालाल धूत के बेटे मिस्टर वेणुगोपाल धूत इस शुगर मिल को संभालना शुरू करते हैं। मिस्टर वेणुगोपाल धूत हमेशा वक्त के साथ खुद को बदलते आए हैं, जिसके चलते उन्होंने 1986 में अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर अधिगम ट्रेडिंग लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत करी, जिसका मेन काम था पिक्चर ट्यूब्स को मैन्युफैक्चर करके बेचना। बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अधिगम को रीब्रांड करके वीडियोकॉन बनाया जाता है और कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस मिलते ही वीडियोकॉन कलर टीवी मैन्युफैक्चर करके बेचना शुरू कर देती है। 1990 आते आते कंपनी ने बहुत ही स्पीड से खुद को एक्सपैंड करना चालू किया। जहां वीडियोकॉन ने शुरुआत कलर टीवी बनाने से करी थी, अब फ्रिज, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, एसी, सब कुछ वीडियोकॉन हर चीज में खुद को एक्सपैंड करती गई। और साल 1991 आते आते वीडियोकॉन इस देश का सबसे आइकॉनिक ब्रांड बन चुका था, द किंग ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड नाउ इट वाज टाइम टू प्ले बिग। साल 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस होती है, जिसके बाद कई सारे विदेशी ब्रांड्स भारत के अंदर अपनी एंट्री लेते हैं, जिस चीज को देखते हुए वेणुगोपाल धूत भी अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने का सोचते हैं। जहां एक तरफ वीडियोकॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बादशाह बनकर बैठा हुआ था, वहीं पर दूसरी तरफ वेणुगोपाल धूत कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे और बड़ा करने की इसी भूख ने उन्हें नए नए बिजनेसेस की तरफ अट्रैक्ट किया। और बहुत ही जल्द एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जो कि हर घर के अंदर अपनी पहचान बनाए बैठा था, वो अब गैस, टेलीकॉम, डीटीएच और रिटेल जैसे कई सारे बिजनेसेस के अंदर एंट्री ले रहा था। जबरदस्त प्लान्स थे। वीडियोकॉन को इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए वीडियोकॉन ने हर एक चीज करी, हर उस बिजनेस में एंट्री करी जो उनके साइज और स्केल दोनों को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाती हो। लेकिन किसको पता था कि कामयाबी की इस जंग में एग्रेसिव एक्सपेंशन करने का फैसला एक दिन वेणुगोपाल धूत की जिंदगी बदल देगा। वेणुगोपाल धूत की बनाई कंपनी वीडियोकॉन इतनी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही थी कि हर कोई इस कंपनी से डरने लगा, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि इंटरनेशनल कंपनीज भी। लेकिन जहाँ बाहर से देखने में सब कुछ बहुत ही रईस और शान शौकत से भरा हुआ नजर आ रहा था, वहीं पर अंदर ही अंदर इस कंपनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बाहर से देखो तो वीडियोकॉन हर जगह थी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी, इन्वर्टर, हर एक चीज के अंदर। बट इंटरनली कंपनी के अंदर ऐसे कई जख्म थे जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऑयल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल, इन सभी बिजनेसेस के अंदर एक चीज कॉमन है, कैपिटल इंटेंसिटी। इन सभी बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और ये सारे के सारे बिजनेसेस अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने में भी काफी ज्यादा समय लगाते हैं। इन बिजनेसेस को खड़ा करने के लिए अच्छा खासा टाइम और खूब सारा पैसा लगाना पड़ता है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि वीडियोकॉन, द किंग ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पैसों की क्या कमी? नाम, पैसा और शोहरत। आखिर किस चीज की कमी थी वेणुगोपाल धूत के पास? सब कुछ तो था, बट दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, लेकिन जितना पैसा वेणुगोपाल धूत को एक्सपेंशन के लिए चाहिए था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस से उतना पैसा जनरेट ही नहीं हो पा रहा था। देन एज अ सोल्यूशन वेणुगोपाल धूत ने बैंक से बड़े बड़े लोन्स लेना चालू किया और उन लोन से लिया गया पैसा इन सभी बिजनेसेस को खड़ा करने में इन्वेस्ट करते गए। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, मानो खुशियों की तो लहर आ चुकी थी। जो व्यक्ति एक टाइम पर सिंपल चप्पल और शर्ट पहना करते थे, वो अब एक दिन में 3-3 3-पीस सूट बदलने लगे। लोगों में वीडियोकॉन का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका था कि नाउ दे वांटेड अ पीस ऑफ इट, और कई सारे इन्वेस्टर्स ने वीडियोकॉन में बहुत हेवीली इन्वेस्ट करना चालू किया। लेकिन इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को मालूम ही नहीं था। कंपनी का डेट दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते 2013 में 37,000 करोड़ क्रॉस कर चुका था। कंपनी का कर्जा सबको दिख रहा था, लेकिन लोगों को जो नहीं दिख रहा था वो था फोकस। थिंग्स विच यू फोकस ऑन दे ग्रो। और यही सेम चीज वीडियोकॉन के साथ भी हो रही थी। अलग अलग बिजनेसेस के अंदर एंट्री करने की कीमत उनको कर्जे से नहीं बल्कि अपने फोकस से चुकानी पड़ रही थी। जहां एक तरफ कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पर राज कर रही थी, वहीं पर दूसरे बिजनेस को खड़ा करने के चक्कर में कंपनी हर एक बिजनेस से अपना प्राइम फोकस खो चुकी थी। इफ यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स देन यू आर डूइंग नथिंग।
एंड सेम गोज फॉर वीडियोकॉन। कंपनी सब कुछ कर रही थी, लेकिन एक भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो कंपनी को सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा कर दे पाए। ऑयल, गैस एंड टेलीकॉम हेवी बिजनेसेस, रिटेल और डीटीएच लो मार्जिन। बचता है तो सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर भी अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा। कंपनी का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस, द मेन कैश काउ ऑफ द कंपनी, जहां से कंपनी का 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू आया करता था, वो अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन खोने लगा। एलजी, सोनी, सैमसंग, गोदरेज, ये सभी कंपनीज भी वीडियोकॉन जैसे ही प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगी। इनफैक्ट दे वर जस्ट बेटर। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए थे, लेकिन वीडियोकॉन के नहीं। अब कर्जे की रकम आसमान छूने लगी थी। 37,000 करोड़ रुपए की रकम अब 50,000 करोड़ रुपए बन चुकी थी। जहां ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा था, वहीं पर अंदर से कंपनी हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान कर रही थी। और किसको पता था कि एक जमाने में इंडस्ट्रीज के ऊपर राज करने वाली कंपनी, जिसके प्रोडक्ट्स हर एक घर में बेचे जाते हैं, वो एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी बैंकरप्सी फाइल करेगी। वीडियोकॉन की 90,000 करोड़ रुपए की बैंकरप्सी भारत की सबसे बड़ी और सबसे दुखद फेलियर की कहानी है, जहां न सिर्फ इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे गंवाए, बल्कि लाखों लोग भी बेरोजगार हुए। लेकिन ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? डेट की वजह से एयरटेल के ऊपर 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, टाटा मोटर्स के ऊपर 1,39,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और टाटा पावर पे 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये सारी कंपनीज भी कर्जे में है, लेकिन न सिर्फ ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छे खासे रिटर्न्स दे रही है। डेट वीडियोकॉन के फेलियर के कई सारे कारणों में से सिर्फ एक कारण था। ऐसी कई चीजें हैं वीडियोकॉन की जो मीडिया द्वारा दबा दी गई हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हम लोग काफी बार बिजनेस और अर्निंग्स की बात करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ये बात नहीं करते कि जो पैसा हमने अर्न किया है उसको आखिर कहां और कैसे लगाएं कि वो ना सिर्फ सेफ रहे, बल्कि हमें अच्छे रिटर्न्स भी कमा कर दे। ऐसे बहुत लोग जिन्होंने वीडियोकॉन के अंदर इन्वेस्ट किया, आज वो अपना सारा पैसा गवा चुके हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कंपनी और उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी किए बिना ही सिर्फ देखा देखी में उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। गलती आपकी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास कभी इतना टाइम और इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि हम लोग बैठकर इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को स्टडी कर पाएं। लेकिन पैसा तो सभी ग्रो करना चाहते हैं ना, और अगर ऐसा है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है SIP और म्यूचुअल फंड्स। SIP और म्यूचुअल फंड्स, ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं ग्रो पर। ग्रो के ऊपर आप सिर्फ 1,000 रुपए से अपनी SIP चालू कर सकते हो, और जब आपकी इनकम बढ़े या घटे, उसी हिसाब से आप अपनी SIP अमाउंट को एडजस्ट कर लो। ग्रो के ऊपर आपको 5,000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, जिनको आप कंपेयर भी कर सकते हो और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। मुझे पर्सनली ग्रो का यूजर इंटरफेस काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एक ही जगह पर है, चाहे टैक्स सेविंग कलेक्टिव प्लान हो या फिर ऑटोमेटेड कलेक्शन हो। मोर ओवर, ग्रो के ऊपर कोई कमीशन नहीं लगता, 0 कमीशन, और आप जब चाहो अपने अमाउंट को डायरेक्ट फंड्स के अंदर ट्रांसफर करके हायर रिटर्न्स भी कमा सकते हो। ग्रो का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही डाउनलोड करो ग्रो और स्टार्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। द स्कैम एंड हिडन सीक्रेट्स। 7 अप्रैल 2010 वीडियोकॉन अपने टेलीकॉम बिजनेस की शुरुआत करती है, और अपने बड़े नाम और पैसे के चलते उन्हें 22 में से 18 सर्कल्स में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइसेंस मिलते ही वीडियोकॉन बहुत ही एग्रेसिवली अपने टेलीकॉम बिजनेस को एक्सपैंड करना चालू करती है। वीडियोकॉन अब टेलीकॉम में अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, सब कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये सारी की सारी खुशियां दुख में बदल जाती हैं। 2 फरवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट 2008 की 2G अलॉटमेंट्स, जो कि उस टाइम के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर मिस्टर राजा की टर्म के अंडर दिए गए थे, उन सभी को कैंसिल कर देती है। टोटल 122 टेलीकॉम कंपनीज के लाइसेंसेस को कैंसिल किया जाता है, और वीडियोकॉन उन्हीं में से एक कंपनी थी। 1994 से वीडियोकॉन कृष्णा गोदावरी बेसिन के रावा फील्ड के अंदर अपने 25% स्टेक के साथ अपना ऑयल बिजनेस रन कर रही थी। लेकिन जब 2G स्कैम हुआ तो अपने लोन्स को रीपे करने के लिए उन्हें अपने ऑयल बिजनेस काफी सारा पार्ट ONGC को सेल करना पड़ा। जब वीडियोकॉन अपनी एक सब्सिडरी पीपावेव एनर्जी के थ्रू गुजरात में 12,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू करती है, उसी वक्त इस इंडस्ट्री के ऊपर एक कहर टूट पड़ता है। कोल की शॉर्टेज होने लगती है, माइनिंग पर बैन लगने शुरू होते हैं, और कोल वर्कर्स का प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑयल एंड गैस में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ड्रॉप, टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल, DTH मर्ज विद डिश टीवी, और कंपनी का कर्ज जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एंड फाइनली 2017 आते आते कंपनी का कर्जा उनकी वैल्यूएशन को भी क्रॉस कर चुका था, जिसके चलते कोई चारा न बचने के कारण वीडियोकॉन बैंकरप्सी फाइल करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कंपनी के अंदर चल रहे घोटाले सामने आना शुरू होते हैं। 15 मार्च 2016 रात के 8 बजे मिस्टर अरविंद गुप्ता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी के अंदर ये लिखा था कि कैसे ICICI बैंक की CEO मिसेस चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए का एक फॉल्टी लोन प्रोवाइड किया है, और ये जो लोन है ये कोई लोन नहीं बल्कि एक स्कैम है, जिसको सारी दुनिया
दुनिया के सामने लोन के तौर पर शो करा जा रहा है। अरविंद गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक के एक इन्वेस्टर थे और इस स्कैम की सारी डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए वो ये चिट्ठी लिखते हैं ताकि इस देश को ये सूचना दी जा सके कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ऐसा चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन अफसोस, इस चिट्ठी का कभी कोई जवाब ही नहीं आता। लगातार 2 साल फॉलो अप करने के बाद फाइनली 2018 में जब वीडियोकॉन का इतना बड़ा बैंक्रप्सी केस सामने आता है, उस वक्त गवर्नमेंट और सीबीआई दोनों की नजर इस चिट्ठी पर पड़ती है। ये स्कैम कुछ ऐसा दिखता था। साल 2008 में मिस्टर वेणुगोपाल दूत और चंदा कोचर के हस्बैंड मिस्टर दीपक कोचर ये दोनों मिलकर न्यू पावर नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं, जिस कंपनी के ये दोनों 50-50% स्टेक होल्डर्स थे। बट अचानक साल 2012 में वेणुगोपाल दूत अपना 50% शेयर सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में दीपक कोचर को वापस बेच देते हैं। उसके बाद चंदा कोचर, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, वो सुप्रीम एनर्जी नाम की एक कंपनी को 3250 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करवाती है और सुप्रीम एनर्जी के ओनर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वेणुगोपाल दूत थे। लोन मिलने के बाद सुप्रीम एनर्जी न्यू पावर, जो कि दीपक कोचर की कंपनी है, उसको 64 करोड़ रुपीस लेंड करती है। सो बेसिकली ऑन पेपर न्यू पावर सुप्रीम एनर्जी को 64 करोड़ रुपीस ओ करती है और सुप्रीम एनर्जी आईसीआईसीआई बैंक को 3250 करोड़ रुपए ओ करती है। बट इंटरेस्टिंगली सुप्रीम एनर्जी कभी भी इस अमाउंट को चुका ही नहीं पाती और 3250 करोड़ रुपए में से 2810 करोड़ रुपए का अमाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये पैसा आईसीआईसीआई बैंक को कभी वापस मिलेगा ही नहीं। बट इन रियलिटी आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए निकालकर चंदा कोचर वेणुगोपाल दूत के हाथ में पकड़ाती है, जिसके रिटर्न में मिस्टर वेणुगोपाल दूत दीपक कोचर की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली घूम फिर के पैसा चंदा कोचर के घर पे ही आ जाता है। इसके अलावा चंदा कोचर ने वीडियोकॉन की एक सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम था इवांस फ्रासर एंड कंपनी, उसको 660 करोड़ रुपए का लोन ग्रांट किया था। बट यू नो व्हाट, इस कंपनी की ये लोन लेने की कभी हैसियत ही नहीं थी। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 75 करोड़ रुपीस था और ये कंपनी सिर्फ 94 लाख रुपीस का प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन इस कंपनी को लोन मिला 640 करोड़ रुपए का। ये केसेस अभी कोर्ट में है और फैसला आना अभी बाकी है। वीडियोकॉन के इस फेलियर ने न सिर्फ हमारे देश को अंदर से झंझोड़ा, बल्कि उनकी करी गई कुछ गलतियों के कारण लाखों लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए, जो लेकर आता है हमको इस केस स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, देयर इज नो वन थिंग दैट लीड्स टू अ फेलियर। जब भी कोई भी कंपनी फेल होती है तो उसके फेलियर का सिर्फ एक